हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। तो अगर आज आप इस दिन इस वीडियो पे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपना अपकमिंग जैब एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं और साथ ही आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो रिमेनिंग 50 डेज हैं इसके अंदर हम अपने एएफएम कंपोनेंट की तैयारी कैसे करें, हम कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें जिससे कि हम अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो हमारा एएफएम एग्जाम है वो 27 अक्टूबर को है, 27 अक्टूबर 2024 को है। और इससे पहले कि हम ये जानें कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमें ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं एएफएम के अंदर 4 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी। और हम सभी को पता होगा कि हर एक मॉड्यूल की इक्वल वेटेज नहीं है। तो कितना पढ़ना है, कौन सा मॉड्यूल पढ़ना है, आइए सबसे पहले ये जानते हैं। और ये हम कैसे जानेंगे, ये कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे हमने एक एनालिसिस करा है जिससे हमें ये पता लगता है कि मॉड्यूल ए में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज 30%। एंड सेम विद मॉड्यूल सी, यहाँ से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जो कि है 30%, जिससे कि हमें ये तो पता लग जाता है कि मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी को कंबाइन करके हम 60% अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। लेकिन क्या यही करके जाना ठीक रहेगा? मेरे माने तो नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मॉड्यूल डी से 25% क्वेश्चंस आते हैं और मॉड्यूल बी से 15%। इसका मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी करके जाएं तो हमारे क्वालिफाई करने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन हमें ज़्यादा मेहनत मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी, ज़्यादा रिविजन मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी की करनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम मॉड्यूल वाइज प्रोसीड कैसे करेंगे। सबसे पहला हम मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी से शुरुआत करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि हमारा मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी कंबाइन होकर 60% क्वेश्चंस फॉर्म करता है। तो अगर हमारा मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी बहुत अच्छे से हो जाएगा तो हमारे एएफएम क्लियर करने के चांसेस, एएफएम क्वालिफाई करने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद हमें अपना मॉड्यूल डी फिनिश करना है। मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी फिनिश करने के बाद हमें मॉड्यूल डी फिनिश करना है और उसके बाद अगर हमें टाइम मिले तो हमें फाइनली मॉड्यूल बी की तरफ जाना है। तो ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल बी छोटा है तो आप सोचो कि चलिए पहले मॉड्यूल बी कर सकते हैं। हमें हमेशा ये चीज़ देखनी है कि कौन सी चीज़ है जो हमें ज़्यादा बेनिफिट दे रही है और कौन सी चीज़ करने से हमें ज़्यादा फायदा होगा, कौन सी चीज़ हमें ऐसी करनी चाहिए जिससे कि हमको हमारे एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प मिले। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी में है क्या क्या चीज़ें। मॉड्यूल ए के अंदर अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है जिसके अंदर टोटल 11 चैप्टर्स हैं। और मॉड्यूल बी है जो कि रिलेट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से, और इसके अंदर कुल मिला के टोटल 7 चैप्टर्स हैं। सेम गोज विद मॉड्यूल सी, इसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक है और इसके अंदर टोटल 10 चैप्टर्स हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मॉड्यूल डी जो कि टैक्सेशन से रिलेटेड है, टैक्सेशन एंड फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग, इसके अंदर भी टोटल 7 चैप्टर हैं। लेकिन एक बात आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो मॉड्यूल ए और जो मॉड्यूल सी है दे आर मोर ऑफ अ अंडरस्टैंडिंग इन नेचर। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि इसको हमें समझना पड़ेगा, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, हमें इसको सब कुछ नहीं पढ़ना है, सॉरी, इसमें से हमें सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दे और हम एक नतीजे पे पहुंच जाए कि ठीक है ये चीज़ें ऐसे करते हैं। एंड दे बोथ मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल सी दे बोथ आर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन नेचर। एट द सेम टाइम यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं। एंड मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल डी दे आर मोर ऑफ अ थ्योरी इन नेचर, इनके अंदर थ्योरी ज़्यादा है तो इसमें आपको थोड़ा सा बार बार पढ़ना पड़ेगा। जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम प्रैक्टिस करते हैं और जो थ्योरी है उन्हें हम बार बार रिवाइज करते हैं सो दैट वो हमारी माइंड से स्किप ना हो पाए। अब अगर आपको 50 दिन का एक स्टडी प्लान चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें एक प्रॉपर रिसोर्स फॉलो करना है। अब वो रिसोर्स क्या हो सकता है? वो रिसोर्स कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो हमारा IIBF है उन्होंने हमें एक बुक प्रिस्क्राइब करी है जो कि है मैकमिलियन पब्लिकेशंस की, जिसका नाम है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स विच इज ऑल्सो नेम ऑफ योर एग्जाम। अब आपने एएफएम करना है, अब आप कैसे करेंगे? तो दो, आप या तो बुक से पढ़ाई कर सकते हैं खुद से, या फिर आप बुक प्लस यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप कोई कोर्स परचेज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आप इन तीनों को मत करने लगिएगा, आप
इन तीनों में से किसी एक चीज को पकड़िए और उसको स्टिक करके रखिए। उसे, अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो आप बुक की हेल्प लीजिए, बुक को बार बार रिवाइज करिए। अगर आपने बुक प्लस यूट्यूब लिया है तो अगर आप जिस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, मेक श्योर उसी चीज पे स्टिक रहें। अगर आप मल्टीपल सोर्सेज के लिए जाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे और आपका एग्जाम भी नहीं हो पाएगा। तो बेटर है आप पर्टिकुलरली एक रिसोर्स पे स्टिक रहिए और उसी को फॉलो करिए। ये विश्वास रखिए कि आप जहां से पढ़ रहे हैं एग्जाम वहीं से आएगा। ओके, अदर सोर्सेज क्या चीज है, जैसे कि हमारे पास है एनसीईआरटी बुक्स फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो बुक्स हैं ये सिर्फ मॉड्यूल आपके ए एंड बी को कवर करेंगी, जिसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 जो कि एक 11th क्लास की बुक है और इसके अंदर हमें टोटल के टोटल 8 चैप्टर्स दिए हों और ये हमें सारे के सारे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2, जिसके अंदर से हमें रेस्ट चैप्टर्स करने हैं 9, 12 एंड 13। और कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके चैप्टर 1, 3, 4, 5, 6 करने हैं। और मॉड्यूल सी और डी के लिए आपको अगेन आईआईबी पब्लिकेशंस की बुक करनी पड़ेगी। आई सजेस्ट आप ये सब ना करके सिर्फ बुक पे फोकस करें और वहां से पढ़ें, वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको सारी चीजें यहीं पे मिल जाएंगी और आपके सारे क्वेश्चंस जो भी बनेंगे वो इसी बुक से आएंगे। तो बेहतर है कि आप अपनी बुक को ही पढ़ें, मल्टीपल टाइम रिवाइज करें ताकि वो आपके लिए ईजी रहे। अब एग्जाम हमारा है 27 अक्टूबर को और आज डेट है 4 सितंबर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत जल्दी है, बट एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, लेटर बिकम्स नेवर। आपको लगेगा आप ये चीज़ आज कर लेंगे, आप ये चीज़ कल कर लेंगे, आप ये चीज़ परसों कर लेंगे, और जैसा कि बोलते हैं लोग, कल कभी नहीं आता, कल हमेशा आज में तब्दील हो जाता है। बेहतर है आपको जो भी करना है वो आज से करिए। आप अपने ऑफिस से आइए, आप अपने बैंक से आइए और उसके बाद थोड़ा टाइम दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा जितना आप देख सके, उसके बाद पढ़ाई करिए। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपको लग रहा है कि ये जल्दी है, तब कैसे दिन निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, एग्जाम आ जाएगा और फिर आप बोलेंगे कि अरे यार पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिला। तो ऐसा ना हो, आप अभी शुरुआत करिए, बेहतर रहेगा। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा रिवाइज करने का, और जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज कि हमारा जो प्लान है वो हम कैसे करेंगे कि ठीक है हमको ये काम करना है, ये काम करना है, क्योंकि हमारे पास 4 कंपोनेंट्स है जैसे कि हम सब जानते हैं, आईई एंड आईएफएस। उसके बाद हमारे पास है पीपीबी, इसको ढंग से लिखने दीजिए एक बार, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, हमारे पास और भी कंपोनेंट है, हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं और हमें सबको क्वालिफाई करना है। हमारे पास है आई ई एंड आईएफएस, ओके, इंडियन इकोनॉमिक एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, पीपीबी, उसके बाद एएफएम एंड देन आरबीडब्ल्यूएम। ये 4 सब्जेक्ट हैं और हमें चारों को क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि हम एक सब्जेक्ट क्वालिफाई कर ले और दूसरे में रह जाए। तो हम मान के चलते हैं कि हम इसी अटेम्प्ट के अंदर ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान क्या है कि हमें ये चारों कंपोनेंट क्लियर करने हैं, प्लस क्लियर करके एक सर्टिफिकेट लेना है एंड अपनी सैलरी में एक इंक्रीमेंट लेना है। उसके बाद हमें एक वीकली प्लान बनाना है। वीकली प्लान आप कैसे बना सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ईएफएम के अंदर टोटल 35 चैप्टर्स हैं। तो जो चैप्टर्स मैंने आपको बताया कि मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उनकी सबसे जो टॉप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आप उन्हें पिक करिए, उसके बाद आप उन्हें पढ़िए। उसके बाद आप मान लीजिए कि आप कहते हैं कि मुझे एक वीक के अंदर टोटल 10 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, एंड इट्स ईजी टास्क, नॉट अ वेरी टफ टास्क। उसके बाद आपने ये ठान लिया कि आपको एक वीक के अंदर 10 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं एएफएम के, और आप बाकी कंपोनेंट्स भी, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप बाकी कंपोनेंट्स भी इसके साथ ही लेके चल रहे हैं। एंड उसके बाद आपका एक डेली प्लान आएगा। डेली प्लान में कि ठीक है आज मैंने एएफएम का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करना है। कैसे करना है, बुक से करना है, कहाँ से करना है, क्या याद रखना है, क्या छोड़ना है, ये हमें सब कुछ पता होना चाहिए अच्छे से। तो ये मान लीजिए आपका वीकली प्लान है कि आपको 10 चैप्टर्स करने हैं, और आपका डेली प्लान है कि चलो आज के दिन मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करनी है। अब आप क्या कर सकते हैं, हमारी एक ईमेल आईडी है जिसका नाम है hello@edutep.co.in। ओके, ये हमारी ईमेल आईडी है। आप अपने वीकली प्लान और आप अपने डेली प्लान हमें मेल कर सकते हैं। इससे आपको फायदा क्या होगा, आपकी ना कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी।
और आपने सुना होगा कि अगर आपको कोई भी काम करना है, अगर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है या आपको कोई भी चीज अचीव करनी है, तो उसका एक गोल्डन रूल है कि आपको डिसिप्लिन रहना है, दूसरा आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते हैं तो आप हमें डेली का अपना फीडबैक या अपना जो भी प्लान है वो हमें बताइए। आप हमें मॉर्निंग में लिखिए कि, या आप हमको रात में एक मैसेज भेज दीजिए कि ठीक है हमें आज ये काम करना है, या मैं कल उठ के ये काम करूंगा, और उसके बाद उसी रात आप हमें बता दीजिए कि ठीक है मेरा इतना काम कंप्लीट हुआ है और इतना काम कंप्लीट नहीं हुआ है। इससे आपको एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि ठीक है ये मेरा काम है, ये मुझे करना है और मुझे इसकी एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। क्योंकि अगर आपके पास कोई रिपोर्टिंग अथॉरिटी नहीं होगा तो आपको लगेगा कि ठीक है आज कर लेते, नहीं तो कल कर लेंगे। ऐसा मत करिएगा प्लीज। आप चाहिए तो आप ये कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, पास्ट ईयर पेपर्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मॉड्यूल ए से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मॉड्यूल बी से कम क्वेश्चंस आते हैं। ये मुझे कैसे पता लगा? डेफिनेटली पास्ट ईयर पेपर से। तो इसका मतलब है कि जो भी आपके पास्ट ईयर पेपर्स हैं दे आर वेरी प्रेशियस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है ना, उन्हें उठाइए, आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, और आप फिर उन्हें प्रैक्टिस करिए ताकि आपको पता लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से आते हैं। मैच द फॉलोइंग्स आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आपको पेपर में जाके एक शॉक ना मिले, अरे ऐसा क्वेश्चन भी आना था, हमने तो नहीं पढ़ा। और एट द सेम टाइम आपको पैटर्न से फेमिलियरिटी हो जाएगी, तो फिर आपको पेपर अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। नेक्स्ट, अब मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ, उसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो पहला हम मॉड्यूल ए देख रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इसके अंदर टोटल 11 चैप्टर्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप चाहें तो उन्हें पढ़ सकते हैं पॉज करके। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। सबसे पहला, चैप्टर 1 के अंदर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नंबर से देख लीजिए, 39 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और आपको याद करने हैं नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, नंबर 3 कौन सा है। एग्जाम में वो सीधा आपसे पूछ लेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 35 रिलेट्स टू व्हाट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 रिलेट्स टू व्हाट, या आपसे सीधा पूछ लेगा कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 111 रिलेट्स टू व्हाट। तो आपको ना वहां पे ये याद रहना चाहिए। आप क्या करिए, आज एक नोटबुक लीजिए, आपके पास अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, एक प्रिंट आउट निकालिए और ना अपने रूम पे या अपने घर में चिपका लीजिए, ताकि जब भी आप आए जाएं या अपने ऑफिस में लगा लीजिए, ताकि ना आपकी नजर पड़ती रहे, तो वो आपके दिमाग में छप जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, 2-3 नंबर आपको आ जाएंगे। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ कैश एंड सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके अंदर बेसिकली ना बैंक की जो पासबुक होती है और जो ओनर के पास चेकबुक जो ओनर के पास कैश बुक होती है, उसके अंदर ना डिफरेंस होता है थोड़ा सा। तो उस डिफरेंस को कैसे ठीक करना है और सबको इक्वालिटी पे कैसे लेके आना है, पासबुक को और कैश बुक को इक्वालिटी पे कैसे लेके आना है, ये मेजर्स हैं। इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं जो कि बुक के अंदर दिए हुए हैं, आप एक बार उन्हें रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस एंड रेटिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। जो ट्रायल बैलेंस है उससे क्वेश्चंस वैसे ज्यादा नहीं आते, क्वेश्चंस आते हैं रेटिफिकेशन ऑफ एरर से। रेटिफिकेशन ऑफ एरर्स से आपसे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, वो पूछ लेगा कि ठीक है ये एरर ऑफ ओमिशन किसे बोलते हैं, या आपको कुछ एग्जांपल्स दे देगा जिसमें से आपको बताना होगा कि एरर ऑफ ओमिशन किसे बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन किसे बोलते हैं, या फिर कंपनसेटरी एरर किसे बोलते हैं। सेम डिप्रीशिएशन से क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बस अगर आप इसका लेट सम अप भी पढ़ लेंगे तो बहुत है, आपको पता होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस क्या है, दैट्स इट। बिल ऑफ एक्सचेंज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड देन बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। इसको आपको टोटल में भी इसमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्लियर, आपको डेबिट एंड क्रेडिट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, क्या चीज़ डेबिट करनी चाहिए, क्या चीज़ क्रेडिट करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। और अगर आप यही कर लेते हैं ना तो इसका मतलब है कि आपके ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। अगर मान लीजिए आपने 8 क्वेश्चन भी करेक्ट अटेम्प्ट करे तो बहुत आप अपना मार्क्स एनहांस कर पा रहे हैं। उसके बाद है, डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों है, इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं, कैसे फॉलो करना है, कैसे अप्लाई करना है, इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है, क्वालिफाई करना है। नॉलेज के लिए आप पढ़ना चाहें दैट इज डिफरेंट। उसके बाद है नंबर एंड ऑब्जेक्टिव, याद करिए ऑब्जेक्टिव किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव हमारे पास आएंगे बेसिस अकाउंटेंसी प्रोसीजर। इसके अंदर ना कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अच्छा मैंने ये आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे कि इनमें से बताइए कि जो ये कौन सा प्रोसीजर है या कौन सा कॉन्सेप्ट है, और इसको करने में हार्डली 8 आवर्स आपका जाएगा। तो अगर आप अपना एक संडे देते हैं पूरा फुल ऑन तो आपका ये मॉड्यूल खत्म हो सकता है। दैट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, राइट। नेक्स्ट आपके पास है मॉड्यूल बी विच स्टेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कोर बैंकिंग सॉल्यूशन।
ये पिछले वाला जो मॉड्यूल था ना उसी का फर्दर पार्ट है। तो इसके अंदर टोटल 7 चैप्टर्स हैं एंड इसके अंदर बैलेंस शीट इक्वेशन है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है, कंपनी अकाउंट्स है, कैश फ्लो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एंड अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट है। ये इसके कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं। इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, आते भी हैं तो इससे आ जाते हैं। इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लेट्स सम अप पढ़ लीजिएगा इसको, लेट्स सम अप बार बार रिवाइज करते रहिएगा, इससे 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे तो आराम से आपका बन जाएगा। उसके बाद भी सेम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस। डेफिनेशंस किस चीज़ की? डेफिनेशंस उन सारी चीज़ों की, जैसे कंपनी की डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप फर्म की क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की क्या है, ये सारी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। और शेड्यूल्स फाइनल अकाउंट्स में बैंक में कैसे बनाए जाते हैं वो, इसको करने में 7 आवर्स लगेंगे। ये एक मैं लिमिटेड टाइम फ्रेम बता रही हूँ जिसमें कि आप ये कर सकते हैं इतना, ताकि आप अपना FM एग्जाम क्वालिफाई कर सके। नेक्स्ट मॉड्यूल है सी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ये पूरा का पूरा ना मोस्टली इसके अंदर ना न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, मतलब कि इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड ये है एन ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेशन ऑफ YTM है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये थ्योरी का चैप्टर है। इक्विपमेंट लीजिंग, लीज फाइनेंसिंग, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं 1-2 नंबर के। एंड उसके बाद डेरिवेटिव, कुछ ना करो तो डेरिवेटिव करके जाना प्लीज। और इसमें से आपको रेशोज की जितनी भी टाइप हैं जो रेशो एनालिसिस के अंदर हैं वो आपको करके जानी है। कौन सी रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या टाइम है क्या नहीं है, ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, सिंपल फॉर्मूला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैलकुलेटर अवेलेबल है, तो प्लीज़ ऐसे कोई सिली मिस्टेक मत करिएगा, मैं आपको टिप्स आगे भी दूंगी प्लीज़। और दूसरी बात ये है, इसको करने में 10 आवर्स लगेंगे, थोड़ा लेंदी भी है और मार्क्स भी अच्छे खासे आते हैं इससे, तो इसको कर लीजिएगा। बेसिक बात ये है कि इसके अंदर न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। न्यूमेरिकल के जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा, बस जो नंबर की वैल्यू होती है वो आपके लिए चेंज कर दी जाती हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेरिवेटिव्स, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट मॉड्यूल इज टैक्सेशन एंड फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग। ये जो है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इसके अंदर टोटल 7 चैप्टर्स हैं। और इसके अंदर ना ये एक छोटा सा मैं मान के चलती हूँ कि ITR, इनकम टैक्स, GST ये आपको पता होगा। अगर आपको ये चीज़ पता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें से अगर क्वेश्चंस आएगा तो आप कर लेंगे। जैसे कि इसमें से बेसिक पूछ लेगा कि TDS क्या है, TCS क्या है, GST कितने रेट पे एप्लीकेबल है, बैंक्स में कितने रेट पे एप्लीकेबल है, तो वो सारी चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। उसके बाद इसके अंदर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है 31, 32, 33, 34, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसमें से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल टाइम्स आते हैं, जिसके अंदर कि आपको रेशोज पूछ लेगा, रेशोज पूछ लेगा या फिर आपसे पूछ लेगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग की वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, जॉब कॉस्टिंग के बारे में पूछ लेगा, बैच कॉस्टिंग पूछ लेगा, बैच कॉस्टिंग की एग्जांपल दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें से बैच कॉस्टिंग के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, उन्हें टिक करिए। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इसके अंदर सिर्फ इतना बताया गया है कि बजट कितने टाइप के होते हैं और कैसे प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी नहीं बताया गया, सिर्फ ये है कि बजट क्या है, बजटरी कंट्रोल क्या है और बजट का मतलब कितने कितने टाइप्स के बजट होते हैं और कितने कितने टाइप्स के बजटरी कंट्रोल्स होते हैं, दैट्स इट। एक बार इसका लेट्स सम अप पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा। और इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए 5 आवर्स लगेंगे। अब ये जो कंपोनेंट है ना, ये आपका नया एडिशन हुआ था लास्ट ईयर और इसमें से भी टॉपिक्स आते हैं, ईजी है, आप एक बार पढ़िए, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए और आप बहुत कम एफर्ट्स में भी मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। लेट्स सी, अब आपका एक स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। पहले तो मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं मॉड्यूल में, अब मैं आपको बता रही हूँ कि उन मॉड्यूल के अंदर, उन चैप्टर्स के अंदर से भी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें, सिर्फ आपको वो करनी है। फर्स्ट चैप्टर आपको करना है, लेकिन आपको सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करने हैं। आप अगर चाहें तो नोट्स बना लीजिए कि ठीक है हमें ये टॉपिक करने हैं, अगर आपके पास बुक है तो उसमें मार्क कर लीजिए ताकि आपको एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े। उसके बाद है बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर, इसमें से कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग है, 12-13 कॉन्सेप्ट हैं, दैट्स इट, उन्हें रट लीजिए। मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट, क्या चीज़ डेबिट होगी क्या चीज़ क्रेडिट होगी आपको पता होना चाहिए। इसमें से ना आपको एंट्रीज बनाने को आ जाती है, इसके अंदर से पूछ लेगा कि राम परचेज गुड्स ऑन कैश टू श्याम, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, या यार पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा या कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर कैशबुक और बैंक पासबुक की थोड़ा जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो हमें मैच करना होगा, वो मैच कैसे होगा ये आप एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस से मैंने बता दिया, टाइप ऑफ एरर्स और सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं।
उसके बाद डेप्रीशिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग। डेप्रीशिएशन से जो क्वेश्चन आते हैं ना, इनके 3 मेथड दे रखे हैं डेप्रीशिएशन को करने के, और उन तीनों मेथड से ना न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएंगे। पूछ लेगा कि 3 साल का रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से आप डेप्रीशिएशन बताइए, या फिर आपसे पूछ लेगा कि 3 साल का रिटन डाउन तो हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड से क्वेश्चन बताइए, और एंड ऑफ द ईयर डेप्रीशिएशन लगाने के बाद उस एसेट का प्राइस क्या होगा वो पूछ लेगा आपसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। कैपिटल रेवेन्यू ये आप स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है करना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज, इससे तो एक तो टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कि जब कोई बिल बना रहा है तो उसका ड्रॉअर कौन होगा, ड्रॉई कौन होगा, पेयर कौन होगा, पेई कौन होगा, एक्सेप्टर कौन होगा, एक्सेप्टी कौन होगा, इस टाइप की डेफिनेशंस आती हैं। या फिर आपको एंट्री पूछ लेगा कि अगर राम बिल बना रहा है तो इसकी एंट्री क्या होगी, राम ने बिल श्याम को दिया तो उसकी एंट्री क्या होगी, वो सब है। उसके बाद इसको आप स्किप करेंगे भी चलेगा, और ये अगर टाइम मिले तब करिएगा। ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर आप तब करेंगे अगर आपको टाइम मिल रहा है और आपने ये सारे चैप्टर्स जो मैंने बताए वो अच्छे से कर लिया है मॉड्यूल ए के लिए। नाउ मॉड्यूल बी के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी अकाउंट्स अच्छे से करिएगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, इसमें भी आपको पूरी चीज़ें करने को नहीं आएंगी कि ठीक है आपको पूरा का पूरा बैलेंस शीट बनाना है या पूरा का पूरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। इसे बस एक बेसिक इक्वेशन आ सकती है, जैसे कि बैलेंस शीट की बेसिक इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल, ओनर्स कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, तो आप ये स्टेटमेंट आ जाएगी या फिर इससे आपसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, और इसके अंदर डेफिनेशंस एंड टाइप हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको है नहीं, थोड़ा सा पढ़िएगा चल जाएगा, और ये मर्जी है आपकी, करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। और इसके अंदर ज़्यादातर कॉस्ट के बारे में पूछा जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, इन्वेस्टिंग कॉस्ट क्या होती है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। आपको एग्जाम्पल दे देंगे और उसमें से आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है, इसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या क्या है। उसके बाद आता है मॉड्यूल सी विच इज़ द इम्पॉर्टेंट अगेन। इसमें से आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू, इसके अंदर प्रिंसिपल्स हैं, रिस्क रिटर्न है, ट्रेड ऑफ है, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जस्ट रीडेबल चैप्टर, रीड करना है, अंदर नहीं घुसना है इस चैप्टर के। रेशियो एनालिसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटी। मैं ये मान के चल रही हूँ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा सा आपको आता होगा, ज़्यादा टफ नहीं है ये, लेकिन डेफिनेशन ऑफ एन्युटी, हाउ टू कैलकुलेट एन्युटी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इससे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस ही आते हैं। उसके बाद आप चैप्टर 22 बॉन्ड थ्योरम, प्राइस वोलेटिलिटी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको आना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर, इसके अंदर वेटेड एवरेज कॉस्ट से क्वेश्चंस आते हैं, और इसके अंदर ये है कि आप गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। टाइप ऑफ लीज, दिस इज अ चैप्टर जो थ्योरी वाइज है और इसको आप पढ़ लीजिए, इसका लेट सम अप है, एक समरी टाइप दे रखी है, आप अगर वो पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। ये आप स्किप कर सकते हैं, बट ये चैप्टर बहुत अच्छे से करिएगा। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं, और टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स भी आते हैं, और जो आपके न्यूमेरिकल टाइप्स हैं वो क्वेश्चंस भी आते हैं। एंड द लास्ट मॉड्यूल, इसके अंदर से आपको इसके अंदर ना कुछ स्पेसिफिक रेट्स बता रखे हैं, जैसे कि 12% है, 1% पर एनम है, या 1% पर मंथ है, ये कुछ रेट्स हैं, आप देख लीजिएगा। डिडक्शंस याद रखिएगा कि डिडक्शंस किस में है और एग्जाम्पशंस किस में है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप 31 चैप्टर अच्छे से करेंगे, 32 वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, 33 एंड 34 कुछ करे चाहे ना करे इस मॉड्यूल से, चैप्टर 32, 33 एंड 34 अच्छे से करके जाइएगा। इसके अंदर से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं। ये तो हो गए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करके जाने हैं अगर आप अपना AFM एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको फुल लेंथ मॉक्स देने बहुत ज़रूरी हैं। कुछ लोग दे भी रहे होंगे और उनको लग रहा होगा कि अरे यार मेरे मार्क्स बहुत ख़राब आ रहे हैं, मैंने तो पढ़ा था फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। तो ऐसा मत सोचिए, मॉक को आप अपने रियल एग्ज़ाम की तरह ट्रीट मत करिए। मॉक को आप सिर्फ अपना रिविजन सोच के करिए, रिविजन हो रहा है मेरा, मेरे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, मेरे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मुझे मिल रही है। अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ही नहीं होगी तो फिर आप कितने ही मॉक्स दे लीजिए, क्या फ़ायदा, आपके तो आंसर ही नहीं आएंगे। तो इन मॉक्स को आपको
ये चीज मान के चल रही है, एक तो आपका रिवीजन हो रहा है, दूसरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो रही है, एट द थर्ड टाइम आपकी प्रैक्टिस हो रही है कि ठीक है इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये जो न्यूमेरिकल है ये हमें फर्दर इस वे में दिया जा सकता है, ताकि आपको एग्जाम में अगेन जैसे मैंने बोला कोई शौक ना मिले। नेक्स्ट इज इंक्रीज मोटिवेशन टू क्वालिफाई एग्जाम। अब सबसे बड़ा मोटिवेशन इस टाइम पे आपको एग्जाम क्वालिफाई करने का क्या है? आप लोग क्यों क्वालिफाई कर रहे हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर बैंकर्स, राइट? और आपके पास एक इनकम है, पर आप ये क्यों क्वालिफाई करना चाह रहे हैं? क्योंकि आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो आपका बेसिक मोटिवेशन तो यही रहना चाहिए दैट आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मोटिवेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपने आप को नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव न्यूज़ से, नेगेटिव चीज़ों से खुद को दूर रखेंगे। आप नेगेटिव लोगों से जो आपको बोलने आ रहे हैं तुझसे तो नहीं होगा, तुम तो पिछली बार भी दिया था तेरा नहीं होता, प्लीज़ ऐसी ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें, ऐसे लोगों को अवॉइड करें, ऐसी टॉक्स को अवॉइड करें, स्मॉल टॉक्स को अवॉइड करें। अपने आप को ऐसे लोगों से सर्वाइव करें जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड हो, जो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे, जो आपको कॉम्प्लेक्स या इंफीरियर ना फील करवाएं। हमेशा पॉजिटिविटी के अराउंड रहें, जैसे कि आपकी फैमिली हो गई जो आपसे बोले कोई बात नहीं हो जाएगा, या फिर आपके दोस्त होंगे जो आपको बोलते होंगे अरे कोई बात नहीं हो जाएगा, शांत रहे। तो अपने आप को ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड रखें, या फिर कोई आपका ऐसा दोस्त होगा या आपकी वाइफ होंगी जिससे कि आपको बात करके ऐसा लगे कि नहीं यार ये मेरे इमोशंस को समझता है, ये समझता है कि हाँ मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ या मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। सो अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, और सेम टाइम अपने आप से कभी नेगेटिव बात मत करिए कि अरे यार तू नहीं कर पाएगी या तू तेरे से नहीं होगा, ऐसे मत बोलिए। खुद से बोलिए मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये पोटेंशियल है। अगर आप ये भी थोड़ा थोड़ा खुद को करेंगे तो आपको खुद ही मोटिवेशन मिलेगा। और दूसरी चीज है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बुक रीडिंग। आप जितनी बार बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे ना, आपको खुद ही एक पॉजिटिव सेंस होने लगेगा, अरे ये तो मैंने पढ़ा था, अरे ये तो मुझे पता है, ये तो बहुत आसान है, इसको तो ऐसे कर सकते हैं। आप जब एक बार एक टॉपिक पढ़ेंगे फिर वो आपको नहीं समझ आएगा, फिर आप दोबारा पढ़ेंगे पर आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ आएंगी, फिर आपका खुद मन करेगा कि अरे हाँ ये तो मुझे समझ आ रहा है, मैं कर सकता हूँ। तो प्लीज़ अपने अंदर एक थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए, चीज़ें हो जाएंगी, एट द एंड चीज़ें हो जाएंगी, शांत रहिएगा, इतना हाइपर मत होइएगा। उसके बाद अगर कोई 5 सिंपल ट्रिक्स अगर मेरे को आपको देनी हो तो मैं क्या बोलूँगी? सबसे पहली चीज़, प्रिपेयर फ्रॉम द बुक थॉरोली। अगर आपको प्रिपेयर ही करना है प्लीज़ किसी दूसरी साइड पे मत जाइए, बुक्स को अच्छे से पढ़िए और उन्हें रिवाइज करिए। एट द सेम टाइम फोकस ऑन कंसेप्ट क्लैरिटी, स्पेशली इन मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल सी। मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल सी में तो खासकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि नहीं मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि अगर क्वेश्चन आए तो मुझसे कोई चूक ना हो। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो प्रैक्टिस करिए। जैसे कि बाकी जो एग्जाम है उनके अंदर आपको थ्योरी बेस्ड है, लेकिन जो अकाउंट एफएम का एग्जाम है उसके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और वो आते भी हैं। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आप बिना न्यूमेरिकल करके जाएंगे और आप क्वालिफाई कर लेंगे, आई से हो जाएगा, लेकिन ना फिर वो रहेगा कि या तो इसी साइड होगा या इसी साइड होगा। कहीं आप ऐसा ना हो कि 1-2 नंबर पे अटक जाएं, तो ऐसा मत करिएगा। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल कर लीजिएगा जो ईजी है, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट बहुत ईजी है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ईजी है। उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ईजी है निकालना। उसके बाद आप ये कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकालना बहुत ईजी है। तो आप वो चीज़ें जो आसान आसान है कम से कम वो छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि एन्युटी डिफिकल्ट है, डेरिवेटिव डिफिकल्ट है, बॉन्ड्स डिफिकल्ट है, आप उन्हें एक को सेकंड थॉट दीजिए, लेकिन जो मैंने इजी टॉपिक्स बताए हैं ना जिनके अंदर न्यूमेरिकल भी इजी है, वो अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद है मॉड्यूल ए एंड सी इज देखेंगे, एज मैं ये nth नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर चुकी हूँ, ए एंड सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए एंड सी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मेक श्योर आप ए एंड सी को बहुत अच्छे से करें, इतने अच्छे से करें कि अगर क्वेश्चन यहाँ से आए ना तो आप कहें अरे यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है। तो ए एंड सी पे सबसे ज़्यादा फोकस रखिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट स्ट्रेस ऑन मेमोराइजेशन। आप चीज़ों को रट्टोफाई करने की कोशिश मत करिएगा। आप जितना कोशिश करेंगे कि मुझे रट्टोफाई करना है, रट्टोफाई करना है, आप ना उसको क्रैम तो कर लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। और ना अगर क्वेश्चन हल्का सा फ्लिप करके आ गया ना तो आप फंस जाएंगे, फिर आपको लगेगा अरे यार ये पढ़ा तो था लेकिन कैसे हुआ कैसे हुआ मुझे नहीं पता। तो वो चीज़ें अवॉइड करिएगा। लास्ट, मैं आपको क्या एडवाइस देना चाहती हूँ इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहले अटेम्प्ट ऑल 100 क्वेश्चंस। अब आप जिनको पता है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि जो एएफएम का एग्जाम है या जो जैब का एग्जाम है उसके अंदर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपके लिए एक पॉजिटिविटी का काम क्या करेगा कि ठीक है यार सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे, अगर
तुक्का भी लगेगा तो क्या पता सही हो जाए, 1-2 क्वेश्चन हमारे आराम से हो जाएंगे। टाइम मैनेज करके पढ़ाई करिए। 50 डेज हैं आपके पास, तो अच्छे से टाइम यूटिलाइज करिए। थोड़ा अपने प्रायोरिटीज को, मतलब अपनी प्रायोरिटीज चेंज करिए, अपनी प्रायोरिटीज पे स्टडीज रखिए, अपना एग्जाम रखिए। अपनी फैमिली, अपने दोस्तों को थोड़ा सा बोलिए कि थोड़ा 1-1.5 महीने की बात है, थोड़ा सा कोप अप कर लेते हैं, उसके बाद अगर इंक्रीमेंट हो गया फिर तो आपकी बल्ले बल्ले। आप आराम से जहाँ मर्जी आप वहाँ जाइएगा, अच्छे से डिनर करिएगा, जहाँ घूमने जाना होगा वहाँ घूमने जाइएगा, बट इस टाइम पे थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लीजिए। तो थोड़ी सी अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर लीजिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम उठा लीजिए, हो जाएंगी चीजें, आपके बेनिफिट के लिए ही बोल रही हूँ मैं। और लिमिटेड टॉपिक्स करिए, और जो रिपीटेटिव थीम्स है उन्हें रिवाइज करिए। मैं आपको बता चुकी हूँ कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से रिपीटेटिव थीम्स है, तो उन्हें मल्टीपल टाइम्स जितना हो सके उन्हें रिवाइज कर लिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद मल्टीपल रिविजन फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जितने भी टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है उन्हें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और जितना हो सके आप उतना एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है क्योंकि आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यूज आपको आते हैं जैसे आपको पता होगा। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा आपको फेमिलियरिटी होती जाएगी कि अच्छा ठीक है ये ऐसा है, इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे कि मे 2023 में जो क्वेश्चन थे ना, देवर मोस्ट ऑफ अ मैचिंग टाइप कॉलम वाइज क्वेश्चन थे, कि एक साइड आपकी लिस्ट 1 दे रखी थी और एक साइड आपको लिस्ट 2 दे रखी थी, और आपको ना मैच करना था। तो आपको पता लग जाएगा अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और उसके अंदर एक चीज नोटिस करी गई थी कि अगर आपको 2 करेक्ट मैचेस भी पता है ना, तब भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस घर छोड़ के नहीं जाना है, लेके जाना है। और कभी कभी ना मतलब थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाएं तो चीजें अपने आप हो जाती हैं। मतलब क्वेश्चंस बहुत इजी है, आ जाएंगे, हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। और लास्ट, अवॉइड सिली मिस्टेक्स। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ अवॉइड सिली मिस्टेक्स, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा जाए नॉट करेक्ट, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, और आपने करेक्ट, आपने पढ़ा नॉट करेक्ट, लेकिन आपके माइंड में गया करेक्ट, और आप करेक्ट टिक करके आ जाएंगे तो आप वहीं पे लूज कर देंगे। और देखना है कि फीचर्स पूछे गए हैं या पूछा है नॉट अ फीचर, एग्जाम्पल्स ध्यान से पढ़ने हैं। और एट द सेम टाइम आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, तो ना कैलकुलेशन में तो बिल्कुल कोई सिली मिस्टेक मत करिएगा। मैं दोबारा बोल रही हूँ, होता यह है कि आपसे अमाउंट दिया होगा 9000, और या तो आप 900 लिख के आ जाएंगे या फिर आप 90,000 लिख के आ जाएंगे, और फिर हो जाएगा आपका एग्जाम। और ऑप्शंस भी ना वैसे दिए होते हैं कभी कभी, तो मेक श्योर आप ये गलती ना करें। और ये मेरी एडवाइस है, अच्छे से करें, पेपर शांति से करें, शांत मन से करें, ज़्यादा सिली मिस्टेक्स तो जितना हो सके उतना अवॉइड करें, और पेपर ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट, और अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको एक जगह प्रोवाइड हो, एमसीक्यूज एक जगह प्रोवाइड हो जाए, क्लासेस मिल जाए एक जगह, तो हमने एक मास्टर कोर्स लॉन्च करा है जो कि चारों कंपोनेंट के लिए है, एएफएम के लिए, पीपीबी के लिए, आरबी डब्ल्यूएम के लिए, आईएएफएस के लिए। इसके अंदर हम आपको लाइव क्लासेस दे रहे हैं, टोटल 60 लाइव क्लासेस हैं, जिसका मतलब है 15 क्लासेस ईच कंपोनेंट। ये सुबह शाम होती हैं, 2 से 2.5 घंटे की क्लासेस होती हैं। उसके बाद हम आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस भी दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लासेस कैसे? कॉन्सेप्ट क्लासेस के अंदर हमने जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस हमने आपको प्रोवाइड करा है, जिसके अंदर हमने आपको ये बताया है कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट कैसे, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, ये कैसे करना है, ये कैसे नहीं करना है। तो कॉन्सेप्ट क्लासेस के अंदर जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से हमने बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल रहे हैं। शॉर्ट नोट्स आपको क्या बोल रहा है, शॉर्ट नोट्स के अंदर हमने वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है जो कि एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगी। और अगर वो एग्जाम के टाइम पे आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगी तो वो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी, क्योंकि आप लास्ट मिनट फटाफट रिवाइज कर पाएंगे। शॉर्ट नोट्स भी हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। एट द सेम टाइम, जैसा मैंने आपको बोला कि आपको टेस्ट सीरीज, आपको मल्टीपल टेस्ट देने चाहिए, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने चाहिए, तो हमने टेस्ट सीरीज में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो दिए ही हैं। एट द सेम टाइम हमने आपको चैप्टर वाइज क्विज भी दे रखे हैं, ताकि आपको अंदर से भी पता लग सके कि ठीक है इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो ये इस कोर्स का लिंक है वो जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है जो कि लिमिटेड टाइम तक है। अगर आप उस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो आप ये कोड लगा के क्वालिफाई एनरोल करवा सकते हैं। इसके अंदर आपको 75% ऑफ भी मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी टिल हियर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अपने जैब कैप से रिलेटेड तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जैसा कि मैंने लेक्चर के बीच में बताया था, आप हमें hello@edutap.co.in पे भी मेल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आई होप आपकी कोई क्वेरी
ऐसी नहीं रही होगी जो मैंने एड्रेस नहीं करी होगी, और अगर कोई क्वेरी रह गई है तो आप हमसे ईमेल के ज़रिए भी, फ़ोन नंबर के ज़रिए भी, एट द सेम टाइम आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, ट्रस्ट मी आपसे हो जाएगा। आप थोड़े से एफर्ट डालिए, वो रिजल्ट्स दिखाई देंगे। जय हिंद, जय भारत।